दोस्तों, अगर मैं अभी आपसे कहूं कि कंप्यूटर में हेलो लिखकर बात करो तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे HELLO, हेलो। लेकिन कंप्यूटर जो समझेगा, कंप्यूटर इसको समझेगा। तो क्या यह एक सीक्रेट कोड है? इसका जवाब है नहीं, यह कोई सीक्रेट कोड नहीं है। यह हेलो शब्द का बाइनरी रूप है, जिसमें एच को हम 0 1 0 0 1 0 0 0 और ई को हम 0 1 1 0 0 1 0 1 ऐसे करके एल एल और ओ का बाइनरी कोड परिवर्तन करते हैं। तो अब जरा सोचिए, अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हर लेटर, हर नंबर और हर कमांड को इसी तरह 0 और 1 में लिखना पड़े तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए कितने हजारों बिट्स हमको लगेंगे। अब बिट्स क्या होता है, बाइट्स क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। और अगर उसमें से एक भी बिट गलत हो गई तो क्या होगा? तो क्या इंसान इस तरह का प्रोग्रामिंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही प्रॉब्लम 1940 और 1950 के साइंटिस्ट के सामने थी। तब शुरू हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सफर, और मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज तक, असेंबली से हाई लैंग्वेज तक, और हाई लेवल लैंग्वेज से पाइथन तक की। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर कंप्यूटर आज भी सिर्फ 0 और 1 को समझता है तो पाइथन आखिर कंप्यूटर तक पहुंचती कैसे है? और यही एंट्री होती है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रीटर की। तो आज के क्लास में हम मशीन लैंग्वेज से लेकर के पाइथन तक का पूरा इवोल्यूशन समझेंगे और जानेंगे कि हमारा कोड कंप्यूटर के अंदर आखिर किस सफर से गुजरता है। तो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आपका न्यू स्टडी हब में स्वागत है। नाइलेट ओ लेवल M3R5 की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो सीरीज का तीसरा वीडियो ला रहे हैं उसका नाम क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ट्रांसलेटर। आज इस वीडियो को हम 3 भाग में लेकर के आएंगे। इसको हम 3 पार्ट्स में लाएंगे। क्यों? क्योंकि यह बहुत बड़ा है और उस 3 पार्ट्स में हम समझेंगे क्या? हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों जरूरी है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, 4GL 5GL क्या होता है, लो लेवल बनाम हाई लेवल कंपेरिजन, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रीटर क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रीटर में हमारा डिफरेंस क्या होता है, पाइथन हमारा हाइब्रिड है कि नहीं है, JIT कंपाइलर क्या होता है, लिंकर और लोडर, और इसके MCQ। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से इसको हम 3 भाग में लेकर के आएंगे। और सबसे खास ओ लेवल वालों के लिए, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप हर टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम में, ओ लेवल के एग्जाम में, BCA के एग्जाम में, MCA के एग्जाम में सबसे पहले जो पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, ट्रांसलेटर क्या होता है, प्रोग्राम काम कैसे करता है, यह सब पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखें और रफ और पेन लेकर के साथ में बैठें और उसको नोट्स भी करते चलें। तो हम इस पार्ट के वीडियो नंबर 1 पे हम चलते हैं। आज आप क्या सीखोगे, इसको ध्यान से पढ़ो और नोट करो। आज हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों जरूरी है, मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के प्रकार, प्रोसीजरल होता है, ऊप्स होता है, फंक्शनल, डिक्लेरेटिव, ये पहले वीडियो में समझेंगे। दूसरे वीडियो में हम जो समझेंगे कि ट्रांसलेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रीटर क्या होता है, ये सब हम क्या समझेंगे दूसरे वीडियो में समझेंगे। और तीसरे वीडियो में हम जो समझेंगे सबसे पहले पाइथन क्या होता है, पाइथन हाइब्रिड है कि लिंकर लोडर, इसको समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं
सबसे पहले हम जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और क्यों चाहिए। दोस्तों, कंप्यूटर जितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वह हमारी हिंदी इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश नहीं समझता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 को ही समझता है। अब सोचो, अगर आपको कंप्यूटर से जोड़ घटाव या गेम या वेबसाइट बनवानी हो, तो क्या आप हर बार 0 और 1 ही लिखोगे? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इंसान ह्यूमन लैंग्वेज समझता है, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है, अर्थात 0 और 1 को ही समझता है। और दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है। इसलिए एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ी जिसे इंसान भी आसानी से लिख सके और कंप्यूटर भी समझ सके। अब हम एकदम देसी भाषा में समझते हैं एग्जाम्पल में। मान लो एक विदेशी व्यक्ति गांव की दुकान पर आया और दुकानदार से कुछ बोलता है, लेकिन यह जो विदेशी व्यक्ति है वह क्या जानता है? वह फ्रेंच भाषा जानता है। लेकिन जो दुकानदार है वह क्या समझता है? वह हिंदी समझता है। तो क्या जब विदेशी बोलेगा क्या दुकानदार समझ पाएगा? नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए। ट्रांसलेटर चाहिए जो कि क्या करे? विदेशी जो बोलेगा और ट्रांसलेटर सुन करके अनुवाद करके दुकानदार को बताएगा। फिर दुकानदार जो बोलेगा वह ट्रांसलेटर सुन करके ट्रांसलेट करके विदेशी को बताएगा। टूरिस्ट यहाँ पर क्या है? हमारा जो विदेशी है, टूरिस्ट हमारा जो है वह क्या है? हमारा प्रोग्रामर है। और जो फ्रेंच है, जो विदेशी भाषा जानता है, वो हमारा क्या है? पाइथन, सी, जावा जो हम करते हैं। और जो ट्रांसलेटर है, वह ट्रांसलेटर हमारा कंपाइलर या इंटरप्रीटर हो सकता है। और शॉपकीपर जो होता है वह हमारा क्या है? कंप्यूटर है। ठीक इसी तरह प्रोग्रामर पाइथन लिखता है, लेकिन कंप्यूटर पाइथन नहीं समझता, इसीलिए कंपाइलर या इंटरप्रीटर बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है। और इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई। तो हम जो एग्जाम में डिफिनेशन समझते हैं, एग्जामिनेशन की डिफिनेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नियमों और सिंटैक्स का ऐसा समूह है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। अब एक टेबल है, इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या लिख लीजिएगा कि विदाउट लैंग्वेज और विथ लैंग्वेज दोनों में अंतर क्या होता है। अगर हम कोई लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा? कोड को हम बाइनरी में लिखते हैं और हर सीपीयू के लिए हमें अलग कोड लिखना होगा। डीबगिंग, अरे एरर्स आ गया तो उसको सही करना इम्पॉसिबल है और कई हफ्तों एक प्रोग्राम लिखने के लिए कई हफ्ते लग जाएंगे। और जब जो कोई एकदम एक्सपर्ट रहेगा वही प्रोग्राम कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। लेकिन लैंग्वेज अगर यूज कर, लैंग्वेज साथ क्या है कि पाइथन में लिखो प्रिंट हेलो, एक लाइन में लिखे आपका पूरा कार्य करे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है, रीडेबल डिबगेबल होता है, आप पढ़ सकते हैं और उसमें गलतियों को ढूंढ सकते हैं। मिनट्स लगते हैं कोडिंग राइट करने में, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स जितने भी जटिल होते हैं, जटिल कोड को हम मिनटों में लिख सकते हैं। अब इसको हम चाहे जो हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे आर्टिस्ट हो, सब प्रोग्राम कर सकते हैं। अब एक बात समझ लो, कंप्यूटर आज भी सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। पाइथन, सी, जावा कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी सुविधा के लिए बनाई गई लैंग्वेज है। असली काम कंपाइलर और इंटरप्रीटर करते हैं, अर्थात ट्रांसलेटर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हर कंप्यूटर एक बेसिक रूल फॉलो करता है जिसको बोला जाता है आईपीओ, जिसको हम पिछली वीडियो में ही चर्चा कर चुके हैं। बिना आईपीओ मॉडल के समझे हम आगे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को नहीं समझ सकते, इसलिए आप पीछे वीडियो जाकर के देखिए पहले उसको, फिर आगे आइए। आईपीओ क्या कहता है कि पहले इनपुट लो, फिर उसका प्रोसेस करो, फिर उसके बाद आउटपुट दो, और इसे ही
मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन कहा जाता है या आईपीओ बोला जाता है। दोस्तों अब हम उस टॉपिक पर आ गए हैं जो नाइलेट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल काम था, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और साइंटिस्ट ने इसे 5 जनरेशन में बांट दिया। अब जनरेशन क्या होता है सब जानते हो, पीढ़ियां। और पीढ़ियों का मतलब क्या है, हमारी पहली पीढ़ी हमारे दादा परदादा थे, उसके बाद हमारे दादा है, फिर हमारे पिताजी और उनकी पीढ़ी हम। तो ये जनरेशन हमेशा चेंज होता रहता है हमेशा समय के अनुसार। तो इसे ही भाषा की तरक्की का स्तर और इंसानी समझ समझो। रूल सिंपल है, जितनी ऊंची जनरेशन होगी लैंग्वेज उतनी ही आसान जैसी होगी और हार्डवेयर उतनी ही दूर। अब आप थोड़ा सा कल्पना करो, आप अपने दादाजी के जमाने में, थोड़ा सा कल्पना करना है यहाँ पर। अब जो पहला जनरेशन है जिसे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं हम, वह पत्थर के युग जैसा था, खाली 0 और 1 जो कि बहुत कठिन था। दूसरे जनरेशन में लोहे के औजारों का युग आया, लोहे के औजार उत्पन्न हुए, न्यूमेरिक आए लेकिन अभी भी मुश्किल था। तीसरे जनरेशन में आधुनिक घर जैसा, जैसे पाइथन, सी, जावा, और हम आज इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा जनरेशन स्मार्टफोन जैसा, बस बताओ क्या करना है वो खुद सोच लेगा। पांचवा जनरेशन भविष्य का युग, जैसे एआई लैंग्वेजेस, आप प्रॉब्लम बताते हो, कंप्यूटर खुद ब खुद सॉल्यूशन निकालेगा। और एक लाइन हमेशा याद रखना, इसको याद रखने का कि जितनी हायर जनरेशन होगी उतनी हायर अब्स्ट्रैक्शन भी होगी, यानी इंसान कम काम करे, कंप्यूटर ज्यादा सोचे। तो दोस्तों चलिए हम अब इन 5 जनरेशन को गहरे सफर को शुरू करते हैं। सबसे कठिन 1 जनरेशन से लेकर के भविष्य की 5th जनरेशन तक का हम हर बात एकदम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज। यह सिर्फ बाइनरी 0 और 1 में काम करता है। सीपीयू डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, कोई ट्रांसलेशन नहीं। दोस्तों 1940 में जब पहले कंप्यूटर्स बने, एनियाक, यूनिवैक, तो उन्हें प्रोग्राम करने का एक ही तरीका था, स्विचेस ऑन और ऑफ करो। ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0, यही था मशीन लैंग्वेज। जरा हम थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा एग्जांपल है, इसमें हम 2 नंबर को जोड़ना मशीन लैंग्वेज में देखते हैं। 2 नंबर कैसे जोड़ते हैं, 5 और 3 को जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को हम बाइनरी में लिखेंगे और उसको हम बताएंगे कि मूव करो एल में, एल रजिस्टर में 5 को लोड करो। उसके बाद फिर 3 को बाइनरी में कन्वर्ट किए, बाइनरी का मतलब हमारा बाइनरी 0 1 में, और उसको भी बोला जा रहा है कि हमारा एल में ऐड करो। उसके बाद जोड़ करके 8 आया। यह सिर्फ 3 इंस्ट्रक्शन है और देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये एक रियल प्रोग्राम में हजारों ऐसी लाइनें हो सकती हैं। अब तो मशीन लैंग्वेज के हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जान लेते हैं, लाभ क्या क्या है और हानियां क्या क्या है। लाभ जो है, सीपीयू डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, इसलिए यह बहुत फास्टेस्ट होता है, सबसे तेज होता है। कोई ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए 0 ओवरहेड होता। और एवरी हिट कंट्रोल्ड, मैक्सिमम एफिशिएंसी होता, और डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस करता है। लेकिन लाभ तो इतने हैं, लेकिन हानियां बहुत ज्यादा हैं। मनुष्य के लिए पढ़ना और लिखना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बहुत बड़े लंबे कोड हो जाते हैं। इधर से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मैकेनिक स्पेसिफिक, हर सीपीयू का कोड अलग अलग होता है, आपको अलग कोड करना पड़ेगा हर सीपीयू के लिए। एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमेशन टू राइट, कि कोई भी एक प्रोग्राम लिखना होगा तो उसमें अधिकतम टाइम आपको देना पड़ेगा। और नो पोर्टेबिलिटी, इंटेल कोड एएमडी पर नहीं चलेगा, इंटेल पर है तो इंटेल पर ही चलेगा, एएमडी के लिए आपको अलग से कोड लिखना पड़ेगा। ये था आपका। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप के लिए देख लेते हैं, और यहाँ कभी गलती मत करना, जो हम एग्जाम ट्रैप बताते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण, एग्जाम में आते ही आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। मशीन लैंग्वेज स्लो है क्योंकि ट्रांसलेशन होती, तो ये गलत है। मशीन लैंग्वेज सबसे फास्ट है
सीपीयू डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है, कोई ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यह सबसे फास्ट है, लेकिन थोड़ा सा कठिन भी है। ठीक। और आज मशीन लैंग्वेज ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, कौन करता है इसको? कंपाइलर करता है, जो कि एक ट्रांसलेटर है। ये हम आगे समझें। अब हम दूसरी जनरेशन की बात करते हैं, असेंबली लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन हमारा असेंबली लैंग्वेज। यह बाइनरी की जगह ह्यूमन रीडेबल न्यूमेरिक्स कोड होते हैं, शॉर्ट कोड, संक्षिप्त में एक कोड होते हैं, जैसे YMOV, ADD, SUB, JMP जैसे कोड्स इसमें लिखे जाते हैं। 1950 में साइंटिस्ट ने सोचा कि बाइनरी याद रखना इम्पॉसिबल है, क्यों ना ऐड लिखें तो ऐड के लिए, जोड़ने के लिए, मूव लिखें तो मूव के लिए। और यही था असेंबली लैंग्वेज का जन्म, और इसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए बना असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर बना, जो कि ट्रांसलेटर हम आगे पढ़ेंगे। अब हम इसमें देख लेते हैं, असेंबली लैंग्वेज का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें भी 2 नंबर को जोड़ना, 5 और 3 को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ा? सबसे पहले सिलेक्ट नम1 में DB 5 रखो, और नम2 में 3 रखो, और रिजल्ट में क्या आ जाए वो आपका 8। तो ये था आपका। ठीक है, यह काम कैसे करता है? असेंबली लैंग्वेज पहले, सबसे पहले असेंबलर ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज असेंबलर के पास भेजता है, फिर असेंबलर कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज क्या करता है? उसको सीपीयू के पास भेजता है। अब सबसे नीचे जो टेबल बना है उसको समझ लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। असेंबली लैंग्वेज का जो लेवल होता है वह लो लेवल लैंग्वेज, एकदम हार्डवेयर के पास होता है। रीडेबिलिटी बाइनरी से बेहतर, लेकिन स्टिल डिफिकल्ट, तब भी डिफिकल्ट ही बना हुआ है। ट्रांसलेटर, इसमें असेंबलर ट्रांसलेटर का यूज होता है। 1 न्यूमेरिक तो 1 मशीन इंस्ट्रक्शन। पोर्टेबिलिटी, मशीन स्पेसिफिक असेंबली है, ARM असेंबली। स्पीड, ऑलमोस्ट एज फास्ट एज मशीन लैंग्वेज की तरह फास्ट। यूज टुडे, जो आज यूज किया जा रहा है आज डिवाइस ड्राइवर्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल्स में, एम्बेडेड सिस्टम में या बायोस में, इसी असेंबली का ही यूज किया जाता है। और इसका उदाहरण क्या है? NASM है, MASM है, GAS है, TASM, ये इसका उदाहरण। और अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, एकदम ध्यान से पढ़ो। असेंबलर लैंग्वेज का जो की पॉइंट है कि हर न्यूमेरिक एग्जैक्टली एक मशीन इंस्ट्रक्शन से करस्पॉन्ड करती है। असेंबलर सिंबल टेबल बनाता है, लेबल्स को एड्रेस में कन्वर्ट करता है। और असेंबली लैंग्वेज आज भी यूज होती है OS कर्नल्स में, लाइनस के कुछ पार्ट, बायोस में या माइक्रो कंट्रोलर्स में। और इसका जो होता है इंटेल बनाम नेटिव सिंटेक्स, 2 अलग अलग असेंबली स्टाइल एग्जिस्ट करता है। ये था हमारा दूसरा लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज। अब हम आते हैं अगला, हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन हमारी इंसान की भाषा जिसे बोला जाता है, थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। इंग्लिश जैसा सिंटैक्स होता है, ह्यूमन रीडेबल होता है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है, कंपाइलर या इंटरप्रीटर से एग्जीक्यूट होता है, जो कि ट्रांसलेटर है। कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज देन मशीन लैंग्वेज। 1950 के अंत में फोर्ट्रान आई, फार्मूला ट्रांसलेशन, पहली हाई लेवल लैंग्वेज हमारा। तो क्वेश्चन क्या बनता है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा था? फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन, जॉन बेकस IBM ने 1957 में फोर्ट्रान बनाई, और साइंटिस्ट के लिए कैलकुलेशन के लिए। फिर कोबल आया, लिस्प, बेसिक, सी, पास्कल, C++, जावा, पाइथन, एक के बाद एक। और आज हम जो पाइथन लिखते हैं उसी एवोल्यूशन का रिजल्ट है। अब हम देख लेते हैं कि सेम जैसे हमने मशीन लेवल लैंग्वेज में देखा, असेंबली लैंग्वेज में देखा, वैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज में देखते हैं कि 2 संख्याओं को जोड़ना है 5 + 3, तो इसमें कैसे जोड़ा जाता है? फोर्ट्रान में एक वेरिएबल लिया गया जिसमें 5 + 3 रखा गया, फिर रिजल्ट को प्रिंट करा दिया गया। देखो 2 ही लाइन में हमारा प्रिंट होके गया, आउटपुट आ गया। सेम सी में भी होता है वैसे ही।
वो जावा में भी होता है, थोड़ा सिंटैक्स अलग होता है बस। और पाइथन तो सबसे इजी होता है, ये कई लाइन लिखे पाइथन 5+3 तो यह हमारा 8 आ गया। तो पाइथन हमारा 1 लाइन में हुआ, जबकि असेंबली यही कोड कम से कम 10 लाइन में करता। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से पढ़ो, थर्ड जनरेशन की टाइमलाइन सबसे ज्यादा जरूरी जानना है। 1957 में फोर्ट्रान आया साइंटिफिक कैलकुलेशन कंप्यूटिंग के लिए, जिसको जॉन वेकस ने बनाया। 1959 में कोबल आया जो कि बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए आया, और उसको ग्रेस हॉपर ने बनाया। सबकी परिभाषा आप देख लीजिएगा, हम सिर्फ डिफिनेशन दे रहे हैं हल्का हल्का। 1960 में लिस्प जो कि एआई रिसर्च के लिए जॉन मैककार्टी ने बनाया। 1970 में पास्कल एजुकेशन के लिए, जिसको निकोलस विर्थ ने बनाया। 1972 में सी आया सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, जो कि डेनिस रिची ने बेल लैब्स में बनाया। और 1983 में C++ ऊप एक्सटेंशन ऑफ सी कौन बनाया? जॉन स्ट्रॉस्टप ने। 1991 में पाइथन जनरल पर्पज जो कि गिडोआन रोसम ने। 1995 में जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जो कि जेम्स गोसलिंग ने बनाया। और 1995 में जावा स्क्रिप्ट भी आया जो कि वेब स्क्रिप्टिंग होता है, ब्रेडन इंच ने नेटस्केप पर बना। अब हम इसका थोड़ा सा एडवांटेज जान लेते हैं। थर्ड जनरेशन का एडवांटेज क्या होता है? पहला तो रीडेबिलिटी, इंग्लिश जैसा सिंटैक्स होता है, प्रिंट हेलो इज क्लियर, एकदम क्लियर। पोर्टेबिलिटी, सेम कोड डिफरेंट मशीन विथ रिकम्पाइल, सेम वही, कोई दिक्कत। प्रोडक्टिविटी 10 गुना से ज्यादा, 100 गुना लेस कोड असेंबली, असेंबली से बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। अब्स्ट्रैक्शंस, हार्डवेयर डिटेल्स हाइड होते हैं। डीबगिंग में एरर्स मैसेज मीनिंगफुल होते हैं, समझ में आ जाता है क्या एरर्स आ रहा है। और कम्युनिटी ह्यूज लाइब्रेरीज, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। तो ये था हमारा थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जो कि वेरी हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। यह नॉन प्रोसीडरल होता है। बताओ क्या करना है, कैसे करना है, यह कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा। सिर्फ हमें बताना होता है कि हमको क्या करना है, और कंप्यूटर उसे खुद डिसाइड कर लेता है क्या करना। और इसके उदाहरण हमारे, जैसे पहला उदाहरण हमारा एसक्यूएल, डाटाबेस क्वेरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको डाटाबेस क्वेरी बोला जाता है। इसमें सिर्फ हमने लिखा सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, हमने सिर्फ इसको बताया है कि वह निकालो नाम और मार्क्स, नाम निकालो जिनके मार्क्स क्या हो 80 से बड़े हों। यहाँ हमने नहीं बताया कि हाउ टू सर्च कैसे करना, डीबी में से यह जानता है। तो ये होता है फोर्थ जनरेशन। ऐसे है मैटलैब, आर, ये सब क्या है फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेज। अब इसके फीचर्स क्या हैं थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में? अप्रोच में थर्ड जनरेशन जो होता है वो प्रोसीडरल होता है, आओ बताओ। और डिक्लेरेटिव जो होता है फोर्थ जनरेशन जो होता है डिक्लेरेटिव होता है, वार्ड बताओ, क्या बताओ। लाइन्स ऑफ कोड, इसमें मोर कोड लिखना पड़ता है थर्ड जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन में मच लेस कोड, उससे भी कम कोड लिखना पड़ता है। इसका जो उदाहरण होता है थर्ड जनरेशन का सी, जावा, पाइथन होता है, और जो इसका होता है फोर्थ जनरेशन का एसक्यूएल, मैटलैब और आर होता है। इसका डोमेन जनरल पर्पज होता है थर्ड जनरेशन का, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन होता है उसका स्पेसिफिक डोमेन होता है। और जो लर्निंग कर्व होता है थर्ड जनरेशन का मॉडरेट होता है, जबकि फिफ्थ जनरेशन का इजियर फॉर डोमेन एक्सपर्ट, या डोमेन एक्सपर्ट के लिए एकदम आसान होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगला फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज 5GL। यह एआई बेस्ड लैंग्वेज होता है। प्रॉब्लम डिफाइन करो, कंप्यूटर सॉल्यूशन खुद निकालेगा। यह नेचुरल लैंग्वेज कंसिस्टेंट बेस होता है और लॉजिक प्रोग्रामिंग होता है। अब 5GL के 5 जो लैंग्वेज होते हैं, प्रोलॉग लॉजिक प्रोग्रामिंग, लिस्प एआई प्रोग्रामिंग में, और मर्क्यूरी, OPS5, ऐसे करके बहुत सारे। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारा मेन चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको आप रफ में उतार लीजिए। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि बाइनरी में लिखा जाता है, ट्रांसलेटर कोई नहीं होता है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है, और अप्रोच मशीन कोड को करता है, और यह सबसे तेज होता है।
2GL सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज होता है, जो कि ARM असेंबली का काम करता है। इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, असेंबलर, जो कि न्यूमेरिक कोड लिखाता है, न्यूमेरिक को कन्वर्ट करता है, और यह बहुत अधिक फास्ट होता है, वेरी फास्ट। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हाई लेवल, जो कि पाइथन, सी, जावा, और इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, जो कि कंपाइलर या इंटरप्रीटर का यूज होता है। ये जो अप्रोच करता है यह प्रोसीडरल या ओप होते हैं, और यह फास्ट होता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज वेरी हाई लैंग्वेज बोला जाता है, जो कि SQL, मैटलैब, आर। इसमें भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, इंटरप्रीटर या रन टाइम, और यह डिक्लेरेटिव होता है, जो कि मॉडरेट होता है। और 5GL फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज AI या लॉजिक, जैसे प्रोलॉग, लिस्प, यह इन्फरेंस इंजन पर काम करता है, और इसमें ट्रांसलेटर का यूज करता है इन्फरेंस इंजन, और कांस्टेंट लेयर लॉजिक पर काम करता है, अप्रोच करता है, और यह बहुत स्लो होता है। अब हम आते हैं एग्जाम के लिए, कुछ जान लेते हैं टॉपिक में, गलती मत करना कभी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है पाइथन एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, ट्रू या फॉल्स? तो यह हमारा क्या है? फॉल्स। सही। पाइथन क्या है? एक थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। SQL फोर्थ जनरेशन है। प्रोलॉग फिफ्थ जनरेशन है। याद करने का ट्रिक, जितनी हाई जनरेशन उतनी ज्यादा ह्यूमन लाइफ, उतनी कम मशीन लाइफ। एग्जाम में हुई जनरेशन इज SQL तो फोर्थ जनरेशन, हुई जनरेशन इज सी थर्ड जनरेशन, इस तरीके के आपके बनते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक हमारा जो टॉपिक बनता है पैराडिगम बोला जाता है, अर्थात प्रोग्रामिंग पैराडिगम, सोचने का तरीका। मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, और कोई ईंट ईंट जोड़कर बनाता है, कोई पहले पूरा नक्शा तैयार करता है फिर घर बनाता है, कोई टीम बना करके काम करता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, क्या? घर बनाना, लेकिन तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। सेम ही प्रोग्रामिंग में भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों को हम प्रोग्रामिंग पैराडिगम कहते हैं। एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जाता है। जैसे खाना बनाने के लिए अलग अलग स्टाइल्स हैं, जैसे पंजाबी खाना, साउथ खाना, इंडियन, चाइनीज, तो प्रोग्रामिंग में भी अलग अलग स्टाइल्स हैं, और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? पैराडिगम बोलते हैं। अब हम एक लिस्ट देख रहे हैं, सॉरी एक टेबल है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा रफ में। पैराडिगम के प्रकार अभी हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितने पैराडिगम आपको दिख रहे हैं? 6 पैराडिगम दिख रहे हैं। पहला पैराडिगम जो होता है प्रोसीडरल, अर्थात प्रोसीडरल क्या होता है कि प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन में सॉल्व करना, अर्थात जो भी प्रॉब्लम हो उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन में सॉल्व करना हमारा प्रोसीडरल कहलाता है। और यह सी लैंग्वेज, पास्कल, बेसिक, ये हमारा प्रोसीडरल होता है, जिसमें और पाइथन में क्या होता है? डिफ, फंक्शन, सीक्वेंशियल कोड ऐसे लिखा जाता है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, डेटा और फंक्शन को एक क्लास में ऑर्गेनाइज करना, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा, C++ और C# इसके एग्जाम्पल हैं। और पाइथन में क्लास कीवर्ड की सहायता से इसको फुल्ली ओप बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फुल्ली होता है। फंक्शनल, तीसरा फंक्शनल पैराडिगम, फंक्शन को डेटा की तरह यूज करना, फंक्शन साइज, वैल्यूज, कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। जो इसके उदाहरण है हैस्केल, इरलैंग, लिस्प, ये हमारे इसके उदाहरण है यहाँ पर। और पाइथन में जो हमारा इसका उदाहरण है लैम्डा, मैप फंक्शन और फिल्टर, यही काम करते हैं पाइथन में। अगला डिक्लेरेटिव, क्या, व्हाट बताओ, क्या बताओ, और हाउ, कैसे करना है वह कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा। जैसे कि हमने पीछे बताया SQL, HTML, प्रोलॉग, ये इसके उदाहरण है पाइथन में। स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग पैराडिगम ऑटोमेशन या क्विक स्क्रिप्ट में यूज कर,
और यह इसका जो स्क्रिप्टिंग का जो लैंग्वेज होता है वो एग्जाम्पल है पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, बेस। और पाइथन सबसे पॉपुलर स्क्रिप्टिंग ही कहलाता है। और एक हमारा है इवेंट ड्राइवन पैराडिगम, इवेंट पर रिएक्ट करो। यह हमारा जीयूआई आधारित होता है। जीयूआई में आप इसको समझ सकते हो, जब ग्राफिकल आप जीयूआई करोगे, और जावा स्क्रिप्ट में तो साफ साफ इवेंट नहीं दिखता है, हमारा इवेंट पर ही काम होता है। तो जावा स्क्रिप्ट, VB, C#, ये हमारा लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। और पाइथन में जहां हम इसका यूज करेंगे टीके इंटर और एसाइंसियो, इसका यूज करेंगे। तो ये थे आपके 6 पैराडिगम। पैराडिगम को हम आगे भी किसी वीडियो में थोड़ा और डिटेल्स में समझेंगे, तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब हम यहाँ पाइथन की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है दोस्तों। पाइथन केवल एक पैराडिगम तक सीमित नहीं है। पाइथन प्रोसीडरल भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और फंक्शनल भी है। इसीलिए पाइथन को मल्टी पैराडिगम लैंग्वेज कहा जाता है। सबसे नोट, मल्टी पैराडिगम लैंग्वेज कहा जाता है किसको? पाइथन को। अब हम थोड़ा सा इसमें कनेक्शन देख लेते हैं, पाइथन से क्या क्या कनेक्शन है। तो पाइथन एक मल्टी पैराडिगम लैंग्वेज है। पाइथन प्रोसीडरल भी है, फंक्शन लिखो, ऊप भी है, क्लासेस में फंक्शनल भी है, जिसमें लैम्बडा और मैप का यूज करते हैं। और यही पाइथन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, अलग अलग स्टाइल्स में कोड लिखो। जावा पर प्योरली ऊप होता है, सी प्योरली प्रोसीडरल होता है, लेकिन पाइथन ही एक ऐसा होता है जो फ्लेक्सिबल होता है सबका ही। अब हम वीडियो के लास्ट में आते हैं, हम समरी देख लेते हैं। हमने जो पढ़ा, जो लैंग्वेज, सबसे पहले हमारा जो हमने बनाया इसमें कॉलम लैंग्वेज, वह कौन सी जनरेशन का है, उसका प्रकार क्या है, कौन सा ट्रांसलेटर यूज होता है नहीं होता है, और फेमस किस लिए है। सबसे पहले हम लैंग्वेज यूज करते हैं बाइनरी या मशीन लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट जनरेशन में आया, और यह मशीन टाइप होता है, ट्रांसलेटर यूज नहीं होता है, और डायरेक्टली CPU से एग्जीक्यूट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सबको ही, ठीक है। दूसरा लैंग्वेज असेंबली, जो कि सेकेंड जनरेशन में आया, यह लो लेवल होता है। असेंबलर, इसमें ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है, और यह सिस्टम या एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के यूज होता है। अगला सी एक थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है, जो कि प्रोसीडरल होता है। इसमें कंपाइलर ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल्स और एम्बेडेड के लिए फेमस है। अगला हमारा C++, वो भी थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है, जो कि ओ प्लस प्रोसीडरल दोनों है, और यह कंपाइलर ट्रांसलेटर का यूज करता है, और इसका यूज गेम्स, सिस्टम्स और फाइनेंस के लिए किया जाता है। अगला जो हाई लेवल लैंग्वेज है वह जावा है, जो कि थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज में यूज होता है, और यह भी ओप का टाइप है, और इसमें कंपाइलर प्लस JVM ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है, और यह यूज किया जाता है एंटरप्राइज या एंड्रॉयड के लिए। अगला हमारा पाइथन, यह भी एक थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है, और यह मल्टी पैराडिगम होता है, जो कि हाइब्रिड होता है, जिसमें सी पाइथन का यूज किया जाता है, और यह AI, डाटा, वेब एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। जावा स्क्रिप्ट, यह भी थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है, जो कि स्क्रिप्टिंग टाइप का है, और यह इंटरप्रीटर और JIT ट्रांसलेटर का यूज करता है, और यह वेब node.js के लिए फेमस है। अगला हमारा SQL, यह फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, जो कि डिक्लेरेटिव टाइप का है, और यह DBMS रन टाइम ट्रांसलेटर का यूज करता है, और किसके लिए फेमस है? डाटाबेस के लिए फेमस है। अगला हमारा मैथलैब, यह फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, और यह साइंटिफिक टाइप का है, और इसमें जो ट्रांसलेटर यूज किया जाता है वह इंटरप्रीटर का यूज किया जाता है, और यह जो फेमस है वह इंजीनियरिंग और साइंस के लिए फेमस। अगला हमारा जो है प्रोलॉग, यह फिफ्थ जनरेशन का लैंग्वेज है, और इसका यह जो है लॉजिक टाइप का है, और ट्रांसलेटर इसमें से इन्फरेंस इंजन का काम करता है, और यह किसके लिए फेमस है? यह AI लॉजिक प्रॉब्लम्स के लिए फेमस है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे मशीन लैंग्वेज से विकसित होकर के पाइथन और AI तक पहुंची, लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा
सवाल है। सवाल क्या है कि जब हम पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं तो कंप्यूटर उसे समझता कैसे, पाइथन को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रीटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, और यही सब हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में समझेंगे। इसलिए अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। जिसमें जिसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, और क्वेश्चन तो जरूर पूछिए। जो भी आपके डाउट्स हैं या आपको कुछ पूछना है, या आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या जानकारी मिली, या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।